हमारे देश की सरकार ने 63 साल की आज़ादी में जितनी भी कमेटियां बनाई हैं दवा के क्षेत्र में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी कमेटियों का एक निष्कर्ष कॉमन है, वो ये कि भारत में गैर जरूरी, खतरनाक और बेकार की दवाएं खाकर जितने लोग मर जाते हैं उतने लोग तो शायद इस देश में अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरते होंगे। ये सभी कमेटियों का निष्कर्ष है। और हर कमेटी ने भारत सरकार से एक ही बात कही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाए, क्योंकि लोग जितने ज़्यादा बीमारियों से मर रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा गैर जरूरी और ख़तरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं। ये भारत की स्थिति हर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में व्यक्त की है। लेकिन दुर्भाग्य हमारी सरकार का और भला हमारे देश में इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का कि किसी भी कमेटी की इस बात को माना नहीं गया। मैं कुछ दवाओं के नाम आपको सुनाना चाहता हूँ जिनको दुनिया भर की सरकारों ने बंद कर रखा है, जिन दवाओं को कोई खरीदता नहीं, दुनिया में बेचता नहीं। उनके अपने देशों में जहाँ की ये कंपनियाँ हैं वहाँ भी ये दवाएँ बैन हैं, और 1-2 साल से नहीं, 20-20 साल से बैन है, 30 साल से, 40 साल से बंद हैं। वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। कुछ नाम सुनाता हूँ आपको। एक दवा है, उसका नाम है बाईप्राइड। ये दुनिया में आयरलैंड, फिलीपींस, ओमान, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रूनेई, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी जैसे 85 देशों में बैन है ये दवा, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इसी तरह से सीफेक नाम की एक दवा है, सिपिड नाम की एक दवा है, सीसा है, फिर सीसा प्राइड है, फिर सीसा नॉर्म है, फिर सीसा प्रो है, फिर सीसा वॉल है, फिर एस्प्राइड है, फिर एस्प्राइड एमपीएस है, फिर कैनोप्राइड है, फिर मोटेन है, फिर मोटिलैक्स है, फिर मोटिकेयर है। ऐसी पूरी लंबी सूची है, 1-2 नहीं, हज़ारों दवाओं की जो भारत में धड़ल्ले से बिक रही। और हमारे देश की संसदीय समितियों ने समय समय पर सरकार के सामने ये रिकमेंडेशन किया है कि इनको बंद कर दीजिए, तत्काल बंद कर दीजिए। सरकार कहती है हाँ अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साल भर होते हैं, 2 साल होते हैं और फिर भी धड़ल्ले से ये बिकती ही चली जाती हैं और भारत के लोगों को मौत के मुंह में धकेलती जाती हैं। क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञों का इन दवाओं के बारे में कहना है कि ये दवाएं किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को हृदयघात का शिकार बना सकती हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, खून में जो भी कुछ मात्राएं हैं, जैसे प्लेटलेट्स के काउंट हैं, उनको अचानक से ऊंचा और नीचा करा सकती हैं, जिससे अंत में व्यक्ति मौत के ही मुंह में चला जाए। और कई तरह के शरीर में विकलांगता की स्थिति पैदा कर सकती हैं। 20 किस्म की विकलांगता इन दवाओं से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा हृदयघात इन दवाओं से जुड़े हुए हैं। फालतू में हृदयघात लाने में ये दवाएँ सबसे आगे हैं दुनिया में, लेकिन भारत में बिक रही हैं धड़ल्ले से। दुख है, दुर्भाग्य है हमारे देश के उन सभी मरीजों का जो इन दवाओं को खा रहे हैं और मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। सरकार को जब भी ये सवाल पूछा जाता है संसद में कि गैर जरूरी दवाएं खाकर, बेकार की खतरनाक दवाएं खाकर हर साल कितने लोग मरते हैं, सरकार कभी भी उनका ठीक आंकड़ा नहीं दे पाती है। वो बात करते हैं हज़ारों में मरते हैं, लाखों में मरते हैं। जब सरकार को ठीक पूछा जाता है कि कितने लाख मरते हैं, तो सरकार के मंत्री का जवाब होता है कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 1991 से 2009 तक सतत संसद की लोकसभा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हर साल कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सरकार को एक ही सवाल रिपीट करते हैं। करीब हर सत्र में वो सवाल आ जाता है, वो यही होता है कि भारत सरकार बताए गैर जरूरी दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। भारत सरकार बताए खतरनाक दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। सरकार कहती है आंकड़े उपलब्ध नहीं। और आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं हैं? क्योंकि वो आंकड़े सरकार अगर जारी करे पूरे देश के सामने तो तमाचा सरकार के ही गाल पर पड़ता है। इसलिए ये कहकर छुट्टी पाली जाती है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हज़ारों में कभी बोल देते हैं, लाखों में कभी बोल देते हैं। लाख तो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से लेकर 100 लाख तक लाखों में आता है, फिर उसके ऊपर 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक करोड़ों में आता है, फिर उसके ऊपर 1 अरब से लेकर अरबों में आता है। तो आंकड़े हज़ारों लाखों में सरकार के द्वारा बोले जाएं तो वो शोभा नहीं देता, लेकिन सरकार जानबूझ के ये सारी जानकारी छुपा के रखती है।
और हमारे देश में जानकारी को निकालना सरकार के पास से बड़ा मुश्किल काम है। कई बार सरकार क्या कह देती है कि कुछ जानकारी बहुत संवेदनशील है और उसको वो क्लासिफाइड बोलकर ऐसा कह देते हैं कि ये किसी को नहीं दी जा सकती। एक कानून इस देश में चलता रहा बहुत लंबे समय तक, जो अभी थोड़े समय पहले ही ख़त्म हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसमें कोई जानकारी डाल दी सरकार ने तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए वो जानकारी निकलेगी ही नहीं बाहर। अभी थोड़े दिन से जब से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो ऑफिशियल सीक्रेट का मामला थोड़ा ढीला पड़ा है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी कुछ जानकारी को संवेदनशील बोल के वो छुपा जाते हैं और बताते नहीं हैं। लेकिन भारत की सभी समितियां जो संसद के द्वारा बनी, मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो वो ये कहते हैं कि भारत में अपनी मौत जो मरने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा जहरीली दवाएं खाकर, गैर जरूरी दवाएं खाकर मरने वालों की संख्या है इस देश में। फालतू की गैर जरूरी खतरनाक दवाएं जो दुनिया के 85 देशों में बंद हैं वो यहाँ बिक रही हैं और उनका व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ और है, इस दवाओं के नाम हैं एक्रोमाइसिन। एक दवा 40 साल से यूरोप और अमेरिका में बंद है, यहाँ भारत में लंबे समय तक बिकती रही है। फिर कभी बंद हुई सरकार के दबाव में तो दूसरे नाम से शुरू हो गई, फिर दूसरे नाम पर बैन कराया, तीसरे नाम से शुरू हो गई, तीसरे नाम पर बैन कराया, चौथे नाम से शुरू हो गई। यहाँ तो इतनी बड़ी धांधली है हमारे देश के दवा क्षेत्र में कि एक दवा को सरकार ने जबरदस्ती ऑर्डर देके बंद भी कर दिया तो वही दवा को नाम बदल के बाजार में फिर उन्होंने उतार दिया, थोड़ा मॉलिक्यूल में चेंज किया और उतार दिया फिर उसी को बाजार। क्योंकि कंपनियों को ये लगता है कि अच्छा धंधा और अच्छा मुनाफा उनको जरूरी दवाओं के व्यापार में न होके गैर जरूरी दवाओं के व्यापार में है, तो उसको वो क्यों छोड़ें। इसी तरह से एक्टिमॉल है, एडोल है, फिर हमारे पास अल्फा स्पिन है, अल्फा ट्रिप है, एल्जुरिल है। एक और दवा का नाम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, याद आ गया, निमोसुलाइड। निमोसुलाइड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हो चुके हैं कि ये बहुत खराब और ख़तरनाक दवा है। ये जितने लोगों की जान बचाती है उससे ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती है। इसलिए स्वीडन ने इसको बैन किया सबसे पहले, स्पेन ने इसको बैन किया, डेनमार्क ने बैन किया, नॉर्वे ने बैन किया, फिर उसके बाद पुर्तगाल ने बैन किया, फिर दुनिया भर के ऐसे 85 देशों में ये निमोसुलाइड बैन हो गई। लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है और हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर लिख रहे हैं। एनाल्जिन नाम की एक दवा आप जानते हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सबसे ज़्यादा ऑब्सोलीट जिसको करार दे दिया कि इससे ज़्यादा फालतू की और बेकार की दवा नहीं हो सकती है, वो एनाल्जिन की हमारे देश में साल की बिक्री लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की है। अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, यूरोप में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, लैटिन अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, एशिया के देशों में जिस एनाल्जिन को कोई पूछने वाला नहीं है। आपको शायद मालूम होगा कि टेक्स्ट बुक में से भी ये दवा बाहर हो चुकी है सालों साल पहले, लेकिन भारत में इसका इतना बड़ा बाजार है एनाल्जिन का, लगभग 35 करोड़। पिछले साल का मैंने मार्केट पता किया, 37 करोड़ रुपए की बिकी है ये दवा। और ये ऑफिशियल है, आपको हर बार मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े जो हैं वो सरकार जो रिलीज़ कर देती है, जो अनऑफिशियल है, गैर कानूनी तरीके से ये बना के बाज़ार में बेची गई होगी, उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। निमोसुलाइड का मार्केट जहाँ सब बंद हो रहा है दुनिया में, यहाँ धड़ल्ले से चल रही है। एनाल्जिन का मार्केट जहाँ दुनिया में बंद है वो भारत में धड़ल्ले से चल रही है। आपको बड़ी हंसी आएगी सुनकर कि अमेरिका की कई कंपनियां, उनमें से एक कंपनी विशेष रूप से एक दवा यहाँ बेच रही है, उसका नाम है विक्स। भारत में एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने, और वो सर्वे ये किया था कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाएं कौन सी हैं, इसका एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था। हम लोगों ने एक टीम बना के काम किया था। पता चला कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट की दुकान से सबसे ज़्यादा जो एक ब्रांड नेम बिक रहा है वो यही है, विक्स। गले की खिचखिच, विक्स की गोली, सर्दी खांसी जुकाम, विक्स ले लो, इसमें तो विक्स ले लो, उसमें तो विक्स ले लो, ऐसा धड़ाधड़ विज्ञापन ये करते हैं
और सारे देश के लोगों का दिमाग ऐसे बनाया हुआ है कि सर्दी खांसी जुकाम सीधे विक्स में जाओ, और गले की खिचखिच हो जाए तो विक्स खाओ, तो इसके लिए विक्स लगाओ, तो उसके लिए विक्स लगाओ। अकेला एक ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा बिक रहा है। फिर मैंने और हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि अच्छा पता लगाओ, ये जो विक्स का ब्रांड नेम है जिसको एक अमेरिकन कंपनी भारत में बेच रही है, उस कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये कंपनी अपने देश में बेच रही है क्या इसको, और यूरोप के देशों में बेच रही है क्या? क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मार्केट तो दुनिया भर के देशों में है, 56 देशों में व्यापार करती है। पता चला कि अमेरिका में नहीं बिकता, ये यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, डेनमार्क में नहीं, नॉर्वे में नहीं, आयरलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, किसी भी देश में जो नहीं है उनका ब्रांड, वो भारत में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला उनका ब्रांड है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एक अधिकारी को मैंने पूछा था कि आपके जितने भी ब्रांड हैं भारत में सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन देता है, तो उन्होंने कहा बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो खाली विक्स देता है। बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो विक्स देता है, तो बाकी का घाटा विक्स के मुनाफे से वो पूरा कर लेते हैं, और इतने धड़ल्ले से सारे देश में ये बिक रहा है। इसी तरह की बहुत सारी दवाएं हैं बाजार में जिनको हमारे देश में टेलीविज़न के विज्ञापनों के माध्यम से, रेडियो के विज्ञापनों के माध्यम से, अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ये कंपनियां बेच लेती। आप जानेंगे कि दुनिया भर के देशों में ये कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप नहीं कर सकते, ना टेलीविज़न पे, ना अखबारों में, ना पत्रिकाओं में। लेकिन भारत में धड़ल्ले से टेलीविज़न पे भी विज्ञापन है, पत्रिकाओं में भी है, अखबारों में भी है, रेडियो पर भी है, और कानून है, उसके बावजूद ये है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कानून है उसके बावजूद ये है। कई देशों में कानून थोड़े सख्ती से लागू होते हैं। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश है, हमारे पड़ोस में है, कानून वहाँ भी है, कानून भारत में भी है, लेकिन सिंगापुर में मजाल क्या को कोई कंपनी टेलीविज़न पे अपना विज्ञापन कर दे किसी दवा का और वो वहाँ मार्केट में रह पाए, सवाल ही नहीं उठता। छोटा सा देश है, इतनी सख्ती से इस कानून को लागू करता है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी फौज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इसको लागू ही नहीं करा पाती। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हज़ारों की संख्या में फालतू में बाज़ार में बेची जा रही हैं। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? आपकी बहुत बड़ी भूमिका मैं इस काम में देखता हूँ, और वो भूमिका ये है कि आप एक संवेदनशील चिकित्सक होने के नाते, एक बुद्धिमान चिकित्सक होने के नाते अपने जीवन में एक संकल्प छोटा सा कर लीजिए कि मैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर किसी भी मरीज को फालतू की एक दवा भी नहीं लिखूंगा, और ऐसी कोई दवा नहीं लिखूंगा जो भारत के मरीज के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए बाजार में। अगर आप इतना सा एक छोटा काम कर देंगे तो इस भारत देश के लोगों का हज़ारों करोड़ रुपए बच जाएगा। लोगों का तो बच ही जाएगा, वो भारत देश के लोगों की जिंदगी भी बचाएगा, उनका जीवन बचाएगा। तो आप अगर अपने मन में एक संकल्प ले लेते हैं, ये बहुत पवित्र संकल्प होगा जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आपके सम्मान को मरीजों के दिल में बहुत गहरा स्थान देगा। आप उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे अगर एक छोटा सा काम आप कर लें। मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को कहूँगा। स्वीडन नाम का एक छोटा सा देश है। स्वीडन नाम के देश में 1980 के दशक में थोड़े से कानून में ढीलापन आ गया और विदेशी कंपनियों ने मार्केट को भर दिया। वहाँ स्वीडन के बाज़ार में अंधाधुंध गैर जरूरी दवाएं, फालतू की दवाएं बाज़ार में आ गई। जिन दवाओं से लोगों की मौत हो रही थी, ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बिकने लगी। एक दवा है, उसका नाम है क्विलोक्विनोल। ये जो है सबसे ज़्यादा 1980 के दशक में स्वीडन और आसपास के देशों में बेची जा रही थी, और एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इस दवा के धंधे में लगी हुई थी। स्वीडन में एक बहुत संवेदनशील चिकित्सक ने झंडा उठाया, बहुत संवेदनशील चिकित्सक, उन्होंने एक झंडा उठाया। उनका नाम था डॉक्टर ओले। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बाज़ार में, स्वीडन तो बहुत छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, आबादी बहुत कम है, भारत के एक ज़िले से भी छोटा है, लेकिन वहाँ के एक संवेदनशील चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर ओले, उन्होंने ये झंडा उठाया कि मेरे देश के लोगों को ये फालतू की दवाएं खानी पड़ें, लीवर ख़राब हो उनका, किडनी ख़राब हो जाए, मौत के मुंह में चले जाएं, लाखों करोड़ों रुपया स्वीडन से विदेशों में हस्तांतरित हो जाए, ये तो नहीं चलने दूंगा।
तो उस एक चिकित्सक ने स्वीडन के चिकित्सकों को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे एक संगठन बना। उस संगठन में 3000 डॉक्टर शामिल हो गए और 3000 डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर ओले के साथ एक संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया 3000 डॉक्टरों ने कि हम में से कोई भी दवा कंपनी की कोई भी दवा इसलिए नहीं लिखेगा कि वो मार्केट में है। हम दवा लिखेंगे तब जब मरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो अगर ज़रूरत नहीं है तो मरीज को कहेंगे कि आप बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं और आप अपने जीवन में इतना इतना सा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़रूरी दवाओं का ही प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे, फालतू गैर जरूरी दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने क्विलोकिनोल से शुरुआत की। आप जानते हैं क्विलोकिनोल के जैसी नज़दीकी एक दवा है मैक्सोफॉर्म और एक है एंट्रोबायोफॉर्म। तो मैक्साफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोकिनोल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और 3000 डॉक्टरों के सभी क्लिनिक में वो लिस्ट चिपका दी गई और सभी डॉक्टरों को कहा गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें। परिणाम ये हुआ 1980 में ये आंदोलन शुरू हुआ। 1984 तक आते आते स्वीडन के बाजार से सारी गैर जरूरी दवाएं बिकना बंद हो गई। एक चिकित्सक ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने सहयोगी चिकित्सकों को तैयार किया, उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाया, ज़्यादा सेंसिटाइज किया। इंटेलिजेंसी तो सभी चिकित्सकों में होती है, सेंसिटिविटी बढ़ने की बात है। संवेदनशीलता उनकी बढ़ती गई और एक दिन आकर उन्होंने संकल्प ले लिया। फिर उनका दूसरा संकल्प ये था कि हम 3000 डॉक्टरों का ये जो संगठन है, इस संगठन में आगे भी दूसरों को शामिल करते रहेंगे अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया, डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया, नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी, फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई। अब वो संस्था वहाँ काम करती है, उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्दिक कंट्रीज़ जो कहे जाते हैं, इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं कि एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और ख़तरनाक दवा उनके बाज़ार में बिक नहीं सकती, क्योंकि उसका वो प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं हैं। सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच दे के परेशान हो चुकी हैं, बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान वहाँ के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना, कमीशन देना बंद किया, वो तो आपकी कमाई कम हो गई। तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे, आशंका करते थे, अब वो भी भरोसा करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास अब ज़्यादा पहले से मरीज आने लगे। ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है। उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का, आपकी अपनी निजी आमदनी के बारे में बताइए, वो कहाँ पहुँची है। तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमदनी 3.5 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है, क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं। तो आसपास के 20, 22, 25 देशों में मेरी विजिट होती है और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को ज़रूरत है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं। हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है, हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है। बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की ज़रूरत है, बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करिए और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की गैर जरूरी बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं, और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे, डिस्करेज करेंगे। तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है,
जिसमें हज़ारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं, ये एक झटके में टूट सकता है। हमारी सरकार तो इस चक्र को तोड़ नहीं पाएगी जब तक कि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो बहुत ईमानदार हो और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसी कोई सरकार आ जाए तो वो एक झटके में कर सकती है, लेकिन जब तक वो सरकार नहीं आती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम अपने जीवन से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते। मुझे आपसे ये एक बात कहनी है कि फालतू की गैर जरूरी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए। आप अपने कॉन्शियस से, अपने अंतरात्मा से ये पूछ लीजिए कि जिन दवाओं को मैं मेरी पत्नी को नहीं लिख सकता, मेरी बेटी को नहीं लिख सकता, मेरे भाई को नहीं दे सकता, मेरी माँ को और पिता को जो दवाएं मैं नहीं खिला सकता, वो दवाएं किसी दूसरे मरीज के लिए मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो आप जो दूसरों को वैसा ही मानने लगें जैसे आप हैं, आपके परिवारी जैसे ही सब हैं। अगर हम अपने आप में ही पूरे समाज की छवि देखना शुरू करें और पूरे समाज की छवि अपने परिवार में देखना शुरू करें कि ये मरीज भी मेरे भाई बहन सरीखे हैं, मेरे माता पिता सरीखे हैं, मेरे बेटे बेटियां सरीखे हैं, तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आप वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे और उसी दिन से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और वो नया अध्याय आपको हो सकता है भारत का डॉक्टर ओले बना दे, भारत में कोई दूसरा तीसरा चौथा ऐसा क्रांतिवीर पैदा कर दे। मैं आपसे कहाँ से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूँ। हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की। उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्नविटा है, मोल्टोवा है। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और ज़रूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जी? बूस्ट में जो कुछ है, प्रोटीनेक्स में जो कुछ है, बॉर्नविटा में जो कुछ है, मोल्टोवा में जो कुछ है, वो पता है 300 रुपये किलो का है, 250 रुपये किलो का है, 280 रुपये किलो का है, 350 रुपये किलो का है, 400 रुपये किलो का है। अब 400 रुपये किलो का, 350 रुपये किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि उसको कह दीजिए मूंगफली खा लो। मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खा लो, गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो गुड़ मूंगफली खा लो, गुड़ चना खा लो, गुड़ जौ का सत्तू खा लो, चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो। ये आसानी से उपलब्ध है, बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीज़ है। और अगर किसी की हैसियत है कि वो 400 रुपये किलो का हेल्थ टॉनिक खा सकता है, तो उसको कह दो 400 रुपये किलो का बादाम ही खा लो। कचरा क्यों खाता है? काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, किशमिश, मखाने, जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्ध है वो खिला दो। और आंवला का रस ले लो, एलोवेरा का रस ले लो, गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, गिलोय का सत ले लो, ये सब खून की कमी को खत्म करने वाले हैं। गाजर ले लो, अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं। केला है, अमरूद है। भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज़्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज़्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर। हाँ, केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब हैं। तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, राहुल द्रविड़ की शक्ति बूस्ट, तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट। तो वो रोज देख रहा है टीवी पे, क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है, तो बूस्ट खा के ही संभव है। और उन्होंने बचपन में कभी नहीं खाया। और मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया, ना सहवाग ने कभी बूस्ट खाया, ना धोनी ने खाया, न किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने। ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे, और ये साधारण चीजें खा के ही ताकतवर बने, और इनके क्रिकेट के शॉट